आज पहिया में बात होगी सड़क पर दौड़ने वाले चौपहिया, तिपहिया, दोपहिया और एक पहिया वाहनों की नहीं, बल्कि उन पर सवार छिछोरों की। हाँ जी, वही छिछोरे जो सड़क को रेस ट्रैक, डीजे फ्लोर और सर्कस का मैदान समझकर निकल पड़ते हैं। कहीं हुटरवीर, कहीं स्टंटबाज महाराज, कहीं साइलेंसर फोड़ो इंजीनियर। मतलब सड़क पर जितनी कैटेगरी के वाहन होंगे, उतनी ही कैटेगरी के छिछोरे आपको मिल जाएंगे। वहीं राजनीति में भी छिछोरापन चल ही रहा है, क्योंकि जो बिल अपराधी नेताओं के लिए आया था, उसका विरोध मौजूदा नेता कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज सड़क से संसद तक छिछोरेपन का फुल कवरेज होने वाला है। तो आजमगढ़ी अवनीश हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका पहिया में। और सड़क से संसद तक छिछोरों की बात हम कर रहे हैं। छिछोरे मुद्दे हो सकते हैं, छिछोरे लोग हो सकते हैं। सबसे पहले सड़क की बात कर लेते हैं, संसद पर पहुंचेंगे बाद में। कई बार देखा जाता है कि कितना भी ट्रैफिक हो, कभी आपके साथ हो ऐसा कि बहुत ट्रैफिक है लेकिन लोग हूटर बजाने में लगे पड़े हैं। उन्हें पता है कि गाड़ी 1 इंच भी नहीं खिसक सकती है, लेकिन वो फिर भी हूटर बजाने में लगे पड़े हैं। क्या मानसिकता के लोग हैं, मतलब क्या लगता है आपको? तो 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो एक तो सड़कों पे इस तरह से सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है इससे। पहला तो उनको कूल डूड बनने के चक्कर में, एक तो एक नई पीढ़ी जो आई है अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में बाइक से स्टंट करना, हूटर, जबकि ये नियम के हिसाब से इसका कोई मायने नहीं रखता है। ट्रैफिक नियम ये अलाउ नहीं करता कि आप हूटर यूज कर लीजिए, आप अपने साइलेंसर को तोड़ मड़ोड़ के अलग तरीके का आवाज़ निकालने के लिए उपयोग करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे, प्रभाव, प्रभुत्व के दम पे सड़कों पे स्टंटबाजी करने निकल जाते हैं। और दूसरी बात आपने जो ये कही कि जाम लगा है, रेड लाइट हो, उसके बाद ही पीछे से हॉर्न इतने बजाते हैं, हूटर बजाते हैं। ये तो एक सामाजिक सेंस जिसको कहते हैं ना, सोशल सेंस होना चाहिए कि सामने जब ट्रैफिक जाम है, आगे की बत्ती जली है, लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पीछे हॉर्न बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग और इरिटेट होते हैं और इससे आपके जान माल का भी खतरा है। आप देखिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बार मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैं कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। एक कॉलोनी में 2 बच्चे स्टंट कर रहे थे बाइक से इतनी तेज बाइक से आ रहे थे और कुछ स्टंट ऐसा किए। एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था, घबरा गया, वो अपने साइड से जा रहा था, उससे घबरा गया वो, और स्टंट करने वाले बच्चे भी गिरे और वो बुजुर्ग भी घायल हुआ। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई थी। बुजुर्ग को ज़्यादा चोट आई जबकि स्टंट करने वाले बच्चों को कम चोट आई थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक रूप से ये खतरा उत्पन्न करते हैं। स्टंट का कोई फायदा ऐसा तो दिखता नहीं कि उनको सर्कस में जाना। आपको ध्यान होगा कि जो नया हाईवे एक्सप्रेसवे बना है, उस पर 2 लड़के स्टंट कर रहे थे आमने सामने, और आपस में ही दोनों की बाइक टकराई और दोनों की मौत हुई। और सड़क पे भी अगर देखो ना आप, तो आपने देखा होगा कि चलो एम्बुलेंस का समझ में आता है कि आप बजा रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ता चाहिए, उससे जल्दी हो सकती है। लेकिन आज के समय में जो ये हूटर का वो चला है, ध्यान होगा कि जब भाजपा सरकार आनी शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में आई हो या केंद्र में, तो ये हुआ कि हम जो ये वीआईपी कल्चर है, लाल बत्ती और ये सब, इसे कम करेंगे। हो सकता है कि अधिकारियों पे नहीं है, अधिकारी कम यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि नेताओं ने इसे कम यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो सड़क वाले छिछोरे थे ना, उन छिछोरों का जो हूटरबाजी का शौक था, वो कल भी था, वो आज भी है और वो चल रहा है। उन्हें किसी का डर है नहीं। एक चीज और नई शुरू हुई है, आपने देखा होगा कि वो लगते हैं, पुलिस वाली लाइट लगवा लेते हैं कुछ लोग गाड़ी के अंदर, लाल पीली लाइट, वो लाल नीली वाली, लाल नीली वाली लाइट, वो भी चल रहा है। तो और अगर आप देखो तो कोई किसी गरीब या आम परिवार वाला बच्चा मुश्किल होंगे, लेकिन मुश्किल से वो होंगे। लेकिन जिनके परिवार में चाहे भाई हो, पापा हो, किसी पद पर हैं, चाहे वो प्रशासनिक पर हो और चाहे वो शासन में हो या किसी की पार्टी में नेता हो, उस तरह से उनके बच्चे ज्यादा इन चीजों को कर रहे हैं। मैं एक गाड़ी को रोज नोटिस करता हूँ, जब मैं आता हूँ रास्ते में, तो उस गाड़ी ने होटल लगवा रखा है बढ़िया, पीछे पुलिस लिखा हुआ है, काले शीशे हैं, और कितना भी जाम हो, वो शायद मेरे ही रूट से आता हुआ आदमी, कितना ही जाम हो, वो हूटर बजा के रखता है। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि जो हूटर से जो बुजुर्ग हैं, जैसा भैया आपने बताया कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें समस्या होती है। और बुजुर्ग ही नहीं, अगर आप कभी भी देखो तो अगर आप चलते जा रहे हैं हाईवे पे
और अचानक से आपके पीछे आकर कोई हॉर्न बजा दे और वो हैवी हो उसकी, क्योंकि उसके भी तो डेसिबल डिसाइडेड है ना, लोग अलग से लगवा लेते हैं। तो कई बार आपको भी समझ में नहीं आता कि मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, और इस चक्कर में कई बार हादसे भी होता है। देखिए होता कि हॉर्न से भी पहले आप पता कर लेते थे कि किस चीज का हॉर्न है। हाँ, बाइक है, 4 व्हीलर है, उस हिसाब से आप रास्ते दे देते थे। अब हॉर्न भी अलग अलग तरीके की मॉडिफाई करा के लगवा लेते हैं, और एक तो वो स्टंट करते हैं, दूसरा एक होता है ना कि अंदर से जो किक कि इसके बाद क्या होगा वो देखने के लिए। तीसरी होती कि आजकल सोशल मीडिया रीलबाजी के चक्कर में इस तरह से होते हैं। जो आपने कहा कि मैंने वही बात बोला, पैसा और प्रभुत्व जिनका है वो इस तरह से सड़कों पे छिछोरापंथी करते आ रहे हैं, अपने प्रभाव दिखा रहे हैं। नए लोग उनसे प्रेरित होते हैं, भले पैसा हो या ना हो, लेकिन उनसे प्रेरित होते हैं। वो भी देखते हैं तो अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराते हैं, हॉर्न उस तरह का लगवाते हैं, साइलेंसर बदलवाते हैं। इसमें हजारों, मतलब 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा, जितने कभी कभी तो 2 लाख की बाइक है तो 60-70 हज़ार रुपये उसके मॉडिफिकेशन में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह की नई जो अब छिछोरापंथी वाली एक पीढ़ी आई है जो सड़कों पे उद्दंडता कर रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके परिवार में भी लोग उनका इंतजार करते होंगे, और जिन सड़कों पे उतरे हैं आपकी वजह से जिनको समस्याएं हो रही हैं उनके भी परिवार होंगे। अगर एक एक्सीडेंट होता है तो दोनों परिवार परेशान होता है। सही, मतलब समस्या यही है इन लोगों के साथ अगर आप देखें। और मैं एक मेन चीज़ ये भी मानता हूँ कि आप परवरिश क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को। अगर आप किसी प्रभुत्व वाले पद पर हैं और आपका बच्चा या तो आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है कि आप नहीं जा रहे, उसे कहीं जाना है, उसने बजा रखा है हूटर और आपकी गाड़ी, आप प्रभुत्व वाले पद पे हैं, या फिर अगर आपकी गाड़ी नहीं वो अपनी गाड़ी यूज कर रहा है और आपके रुतबे का वो प्रदर्शन अगर सड़क पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परवरिश है उस पर भी सवाल है वो। और जैसा आपने कहा कि हादसे बिल्कुल होते हैं, मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपके ही साथ हादसा होकर रह जाए तो भी गनीमत मान ली जाएगी कि आप तेज चल रहे थे। अभी आपको मतलब ध्यान भी होगा, हमारे समझ में क्या कहते हैं कि आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि दुनिया अंधी है। सिर्फ आपको ही दिख रहा है। और ऐसा कई बार होता है कि इधर से आ गया, आपको अचानक आइडिया भी नहीं था, अगर आपने ना देखा होता शायद आप उसे मार देते या वो आपको मार देता। तो मुझे तो लगता है परवरिश की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कानून व्यवस्था भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कभी कभी होता क्या है कि आम जनता एक अगर रेड लाइट ट्रैफिक तोड़ देती है, रेड लाइट पे कोई दिक्कत आ जाती है, थोड़ा जेब्रा क्रॉसिंग पार कर जाती है, तो पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे रहती है वो आके चालान काट देते हैं। आप देखिए कोई ऐसा, जिस तरह से आप कहें ना काले शीशे लगाए हैं, आगे नंबर प्लेट कुछ स्पेशल हो, कुछ हूटर लगा है, तो मॉडिफिकेशन हुआ हो गाड़ी का, तो ट्रैफिक वाले भी देखते हैं, बहुत बार उनके मुंह लगना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे उनका मन और बढ़ता ही जाता है। तो वो कहीं न कहीं यातायात नियमों का भी अनदेखी कर रहे हैं, सुरक्षा के, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी वो घातक हैं, और सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी वो एक तरह से घातक ही होते हैं। और एक तरह के छिछोरे, और मैं कहूँगा लोग हो सकता है उन्हें छिछोरे ना मानते, पर मैं मानता हूँ, जो गाड़ी चलाते हुए, मोस्टली बाइक में तो आदमी फ़ोन कम ही चलाता है, लेकिन जो गाड़ी आदमी चला रहा है, तो गाड़ी चलाते हुए आदमी फोन चला रहा है, रील देख रहा है, उसे परवाह नहीं है कि सामने गाड़ी तुम किसके मार दोगे या तुम्हारी गाड़ी कहीं लग जाएगी। कुछ जरूरी कामों चलिए आप रास्ता देख रहे हैं तो भी समझ में आता है। आप कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसा आ गया है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए और एक हाथ से आप स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर आप गाड़ी के अंदर घुसे हैं तो आप फोन वो नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप गाड़ी में बैठे और आपको फोन उस गाड़ी के उस जगह पर, निर्धारित जगह पर रखना होगा, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी या चलेगी। मतलब कुछ सब फ्लाइट वगैरह में जाते हैं तो फ्लाइट मोड लगाने के लिए ऐसा आ जाता है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए। चलिए फ्लाइट मोड में भी तो आदमी ये कह सकता है कि भाई कुछ इमरजेंसी हुई तो नेटवर्क कैसे आएंगे, बट कुछ तो ऐसा हो कि आप अपने फोन को ऐसे स्क्रॉल तो ना कर पाए। बिल्कुल, अगर हालांकि ये नियम तो है ही, आप तो बात भी नहीं कर सकते, ऐसा नियम है कि आप 4 व्हीलर में बात भी नहीं कर सकते हैं। आप 4 व्हीलर की बात करें कि स्टीयरिंग और वो स्क्रॉल करते, मैंने तो 2 व्हीलर पे भी देखा है कि 2 व्हीलर एक हाथ संभाले हैं
और कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, फिर वो मैसेज भी ऐसे देख रहे हैं, फिर इधर चला भी रहे हैं, ऐसा होता है। और मोस्टली स्कूटी वाले होते हैं। हाँ, उसकी वजह से ये होता है कि पता चलता है कि पीछे वाला कंफ्यूज है, इधर से निकले कि इधर से निकले, उस चक्कर में नप जाता है वो। और ये मोस्टली स्कूटी वाले, हो सकता है कि स्कूटी वाले मुझे कहें कि तुम स्कूटी वालों को ही टारगेट कर रहे हो, बट स्कूटी वाले सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर भी डालना है, आपके दोनों हाथ एंगेज है, लेकिन स्कूटी में आपका सिर्फ एक हाथ की ही जरूरत है, क्योंकि आप उसी से एक्सीलेटर दे सकते हैं, उसी से ब्रेक ले सकते हैं, एक हाथ आपका फ्री है। तो मोस्टली आपने जो टू व्हीलर पे चलाते हुए देखा होगा वो वही लोग होंगे जो स्कूटी चला रहे होंगे। मोस्टली बाइक वाले भी करते हैं कि कुछ आ गया तो कर रहे हैं, बट मोस्टली स्कूटी वाले ही हैं। और मतलब मुझे ताज्जुब होता है, आप ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे। एक पुराना किस्सा बताता हूँ कि मैं हाईवे पे जा रहा था, एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। स्कूटी पे वो सवार थे और बच्चा आगे खड़े होके दोनों हाथों से फोन चला रहा था, गेम खेल रहा था। मतलब मेरे पास उस दिन कोई एक्शन कैम या कुछ होता तो मैं उसे जरूर, या थोड़ा सा अगर कहीं भीड़ कम होती। आप सोचो ना, आप अपनी जिंदगी तो दांव पे लगा ही रहे हैं, आप उस बच्चे की, पूरे परिवार की जिंदगी दांव पे लगा दे रहे हैं। मतलब ऐसी भी क्या जिद उस बच्चे की होगी कि आप चलती स्कूटी में आगे फोन देके आपने उसे खड़ा कर रखा है, और हेलमेट तो आप में से किसी ने लगा ही नहीं रखा है। होता क्या है कि हेलमेट तो इसलिए कहीं कहीं लगाते हैं लोग कि चालान न कट जाए। हेलमेट की क्वालिटी क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। 200 रुपए वाले कैप आते हैं प्लास्टिक के। हाँ, वही कह रहे हैं कि हेलमेट की क्वालिटी क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ डर क्या है, चालान न कटे, जान जाएगी इसका डर नहीं है, एक्सीडेंट होगा इसका डर नहीं है। बस अगले चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, चालान न कटे इसके लिए हेलमेट लगा लेते हैं। और देखते हैं कि अगर रूट क्लियर है, कुछ नहीं, हेलमेट आपके पास है, फिर भी एक नया फैशन आ गया, हेलमेट है तो वो हाथ में ऐसे लगा के, बाइक पे है तो हाथ में यहाँ लटका लेंगे या आगे रख लेंगे, स्कूटी पे है तो आगे रख लेंगे, बिना हेलमेट के चलते हैं। लोगों को पता नहीं क्या इतना स्टंटबाजी का शौक हो गया है, या जान की परवाह उनको नहीं है, इस तरह के रिस्क लेने से डरते नहीं। जबकि आए दिन घटनाएं आपको दिखती होंगी, आए दिन आपको सीसीटीवी कैमरे की कहीं फुटेज आती होगी जिसमें इस तरह के रॉन्ग साइड जा रहा है, हाँ, कि एक्सीडेंट की खबरें आती होंगी। आपको ध्यान होगा वो गुड़गांव में जो एक बाइक वाला मरा था, तो उधर से वो रॉन्ग साइड से गाड़ी वाला आ रहा था, बिल्कुल, और बाइक वाले आमने सामने की टक्कर हुई, इसमें ऑन द स्पॉट मरा। और मुझे इसमें लगता है, जैसे आपने भी कहा ना कि ये जो नियम है हेलमेट का, तो वो सिर्फ इसलिए कि चालान से बच जाए। माता पिताओं ने भी यही मान लिया है कि उन्हें सरकार ने जो नियम बनाया उसका पालन अपने बच्चे से नहीं कराना है, या तो वो उसे मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा मान ले रहे हैं। आप देखो ना कि कितने बच्चे जिनकी उम्र 18 साल नहीं होती वो व्हीकल चला रहे होते हैं, बिल्कुल, चाहे वो टू व्हीलर चला रहे हो चाहे फोर व्हीलर चला रहे हो, और माँ बाप इसे अपनी अचीवमेंट मान रहे हैं। अभी एक सुनाते भी हैं बातचीत में, कि अब मेरा तो ये चलाने लगा, तो गाड़ी चलाने लगा, अब तो गाड़ी चलाने लगा। हाँ, मतलब अभी मैंने एक वो देखा कि 3 बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, एक गाड़ी आती है सामने से, गाड़ी सीधी आ रही है रास्ते में, पता नहीं कौन था उसमें, उसने गाड़ी मोड़ी, एक्सीलेटर दिया और तीनों बच्चों पे चढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरह के हादसे नहीं रुक रहे हैं। और किसी को अगर ये लग रहा है कि मेरा बच्चा सेफ है, कल को अगर मेरा बच्चा चला रहा है तो वो सेफ है, वो आगे किसी चपेट में नहीं आ सकता, तो ये सबकी गलतफहमी है। और इस पे जब तक मतलब माता पिता की कॉल नहीं होगी, तब तक इस पे अगर हम सिर्फ इस भरोसे रहें कि सरकार कुछ करेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि सारी चीजें सरकार कंट्रोल करेगी तभी कंट्रोल होगा। देखिए, सरकार करेगी, सरकार नियम ला सकती है, कड़ाई से पालन करा सकती है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जिससे लगता है कि अब आप निकले, मान लीजिए आप ही बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं, आपको लगे कितना चलान आ जाएगी, 500 की चलान आ जाएगी, कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। रेड लाइट पे आप खड़े हैं, दिख रहा है 1.5 मिनट बाद बत्ती खुलने वाली है, लेकिन आगे कुछ मतलब क्लियर है ट्रैफिक, तो आप जबरदस्ती आप बाहर लेके निकल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 500-1000 रुपए के लिए क्या ही करना, होगा तो होगा। ऐसे रेड लाइट तोड़ने के एक्सपर्ट अलग हैं, सड़क को डीजे बनाने वाले एक्सपर्ट अलग हैं, और ओवरटेक करने वाले अलग हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत एक आती है, रूटीन में आप भी 10-20 किलोमीटर आते हैं जाते हैं, मैं भी आता जाता हूँ। एक दिक्कत होती है कि सड़कों का मानक तय है कि सड़क इतनी चौड़ी है, मान लीजिए 18 फीट चौड़ी सड़क है, ठीक, उसके बाद क्या होता है कि दुकानें हैं, दुकानों के बाहर बाइक लग गई, बाइक के बाहर कुछ और एक
सेंस भी नहीं डेवलप कर पाते हैं कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो किनारे थोड़ा, अगर आपको यहीं रुकना है, ई रिक्शा मान लीजिए, ई रिक्शा सड़क पे जा रहा है, सवारी उतारनी है, तो आगे थोड़ी राइट साइड में अगर खाली है जगह, लेफ्ट साइड में खाली है जगह, तो वहाँ नहीं रोक सकता। वो बीच सड़क पे अचानक ऐसे रोकेगा, आप पीछे बाइक से आ रहे हैं, अगर आप खुद ना संभलें तो आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो एक समझ पैदा करनी पड़ेगी कि रोड साइड किस तरह से आपको चलना है, बाइक कहाँ पार्क करनी है, गाड़ी कहाँ पार्क करना है, और इस वजह से जाम भी बढ़ते हैं और दिक्कतें भी होती हैं। और इसमें आपने जो दो चीज अभी कही, उन दो चीज पे मैं थोड़ा सा और बात करूंगा आगे, कि आप सिर्फ, अगर हम सिर्फ ये कह दें कि सरकार सारा कुछ नहीं करेगी, लेकिन सरकार को बहुत कुछ करना भी है। हाँ। जैसे मैं दो पॉइंट डिस्कस करूंगा, एक तो ये सरकार वाला पार्किंग वाला जो आपने कहा, और दूसरा ये ई रिक्शा और ऑटो वाले, कोई सिग्नल नहीं, जहां मर्जी रोक दो, हाँ। तुरंत, चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो। पहला ये कि नोएडा की ही बात आप कर लो, नोएडा में जैसे आपने सड़क का जिक्र करा कि 18 फीट चौड़ी, 20 फीट चौड़ी सड़क है, तो वो कितनी रह जाती है, लास्ट में 10 फीट ही रह जाती है। 10 फीट इधर उधर से वो अतिक्रमण टाइप सा हो जाता है। जिम्मेदार कौन है? सरकार और समाज दोनों। ये सरकार और समाज तो है ही दोनों। मेन तो मतलब मैं ये प्रशासन की मानूंगा। मान लीजिए अगर नोएडा अथॉरिटी है तो नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। आपने क्या कर दिया है, आप ये देखो ना कि इस देश में इलीगल चीज या इलीगल वे लीगल कैसे होता है कि आप एक पर्ची काट दो, ठीक है। आपने जहां भी जो बिल्डिंग बनी, सपोज करो कि किसी ऑफिस की बिल्डिंग 500 कैपेसिटी की है, क्या आपने जब उसे परमिशन दी उसे कमर्शियल करने की, तो क्या आपने ये व्यवस्था करी कि 500 में से अगर 250 लोग बाइक वाले होंगे तो उन 250 लोगों की बाइक की व्यवस्था है, पार्किंग की है कि नहीं, कहाँ पार्क? अगर उनमें से 100 कार वाले भी मान लीजिए, तो क्या वो 100 कार की पार्किंग की व्यवस्था है? नहीं है। नहीं। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप कहते हैं कि ये नोएडा अथॉरिटी के हमने 2 लोग छोड़ दिए हैं, इन्हें टेंडर मिल गया है, ये सड़क पे आपकी गाड़ी पार्क कराएंगे, आपकी पर्ची काट के देंगे। बिल्कुल नोएडा ही नहीं, आप बिना पर्ची के गाड़ी सड़क पे खड़ी कर लो, आपके पास चालान आ जाएगा, आपकी गाड़ी को टो कर लिया जाएगा। तो ये स्थिति है। एक नेक्सस पूरा, सब एक नेक्सस पूरा बना है। आप नोएडा की ही बात मत करिए, आप दिल्ली की तरफ भी जाइए, दिल्ली के पॉश इलाके में भी आप जाइए, आप कनॉट प्लेस देख लीजिए। कनॉट प्लेस में सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन एक रस्सी लगा के यहाँ से वहाँ तक रस्सी लगा दी जाती है, उसको ऑफिशियल पार्किंग घोषित कर देते हैं। आप वहाँ गाड़ी खड़ी करिए, आप उसका पे करिए, वहाँ 4 लोग रहते हैं वसूलने के लिए। इधर उधर कहीं गाड़ी खड़ी कर देंगे, उन्हीं का नेक्सस है। आप उस पार्किंग के बगल में आसपास कहीं गाड़ी खड़ी कर दीजिए, वही फोन करके वही आपकी गाड़ी उठवा देंगे, फिर आप गाड़ी खोजने के लिए आप लगिए। तो ये दिक्कत तो आ ही रही है। सड़कों के किनारे इनकी अवैध रूप से पार्किंग बन रही है, उस पार्किंग में आप जमा गाड़ी अपनी मत लगाइए तो ये उठवा दे रहे हैं। इस तरह से ये दिक्कतें तो है ही। और दूसरी बात हम जब कर रहे थे ई रिक्शा की और इनकी, सबसे ज़्यादा हादसे के कारण बनते हैं। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, लेकिन जितना गलत तरीके से ये लोग चलते हैं, आप चलते जा रहे हैं, सपोज करिए आपके आगे कोई ई रिक्शा है या ऑटो है, आप भी चल रहे हैं स्पीड में और वो भी चल रहा है, अचानक से उसे कोई हाथ दे दे, आप उसके पीछे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि उसे रुकना है या वो मोड़ लेगा, ठीक है। जैसे वो सवारी के पास आएगा वो कट मार देगा, कोई इंडिकेटर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो कट मार देगा। बहुत बार ऐसा चांस होता है कि आपके ब्रेक न लगे तो आप फूट जाओ उसमें जाके। इस पर आप देखो कि क्या वाकई में जो जितने ऑटो चल रहे हैं उनकी मेंटेनेंस के टाइम ये चेक होता है कि इनके इंडिकेटर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या ये व्यवस्थित जगह खड़े होते हैं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप सेक्टर 16 मेट्रो के नीचे देख लीजिए, 50 की संख्या में खड़े रहते हैं, आगे पीछे धक्का ऐसा देते हैं, आप मेट्रो से उतरे नहीं कि आपके हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठाने लगते हैं। हाँ। फिर वो रेड लाइट उनके लिए है ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखती। अगर वही एक सिस्टम से चलता कि हाँ लाइन से रिक्शे लग गए, एक एक करके जो पहले रिक्शा लगा है उसमें भरे सवारी आगे बढ़े, दूसरी बढ़े, कोई बहुत टिपिकल चीजें ये नहीं है कि ये सब करना, लेकिन इसके लिए एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी, प्रशासन को भी, समाज को भी। जब तक समाज और सरकार दोनों मिल के इन सब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये चीजें सही नहीं होंगी और जनता ऐसे ही परेशान होगी। और जिम्मेदारी का आलम यह है कि अभी मेरठ में, छिछोरों की बात कर रहे हैं, अब थोड़े गुंडों की भी बात कर लेते हैं। मेरठ में सेना के एक जवान को एक टोल पे पीटा गया, वो खबर आपने भी बिल्कुल देखी होगी। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब टोल वालों ने किसी के साथ मारपीट करी हो, इससे पहले भी मारपीट हुई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने बदतमीजी नहीं की होगी, उसमें भी कुछ छिछोरे होते हैं जो टोल नहीं देना चाहते,
जो टोल तोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं, जो अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं कि हम कोई टोल वोल नहीं देते। वैसे वो करोड़ों अरबों वाले बाप के औलाद होंगे, लेकिन 150-200 रुपए का टोल कटाते हुए उन्हें जोर पड़ता है। वो भी छिचोरे होते हैं और उनके साथ कई बार हरकत हो जाती है। लेकिन सेना के जवान के साथ जो जिस तरह से मारपीट हुई है, उसे देखकर मेरा ये मानना है, और पिछले और कुछ इंसिडेंट जिसमें कि एक पूरी फैमिली को पीट दिया था टोल वालों ने, तो इनकी गुंडागर्दी पे लगाम लगानी पड़ेगी गडकरी जी को। इन्हें तय करना पड़ेगा, इन पर पेनल्टी बांधनी पड़ेगी कि अगर आप देखिए, जैसे ये एक नियम है ना, शायद 3 मिनट से ज्यादा अगर आप लाइन में लगते हैं, लगे हैं तो टोल नहीं देना, तो टोल नहीं देना होगा। सिग्नल मैं कई बार खुद भुक्तभोगी हूँ कि मैं 10-10 मिनट लाइन में खड़ा हूँ, और आप कैसे टोल, अब उन्हें तो काटना ही है ना, वो निकालेगा ही नहीं आपको बिना टोल काटे। देखिए ये नेक्सस भी एक है, टोल प्लाजा, टोल जहाँ जहाँ बने हैं उनका एक नेक्सस भी है। सरकार कितना इसमें किस तरह से वो करती है, गवर्न करती है, ये एक समझने की बात है कि आप सड़कें बनाएं, ठीक, सड़क बनाने के बाद कितने साल तक टेंडर रहना है ये तय करना है। अगर आपकी भरपाई हो जाती है उसके बाद भी अगर वो चल रहे हैं, कई अभी ये जो अभी आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, उस घटना के बाद कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें ये दिया गया था कि इस हाईवे का, इस सड़क का टेंडर निकला, पूरा हो गया उसका टेन्योर, उसके बाद भी अभी चल रहे हैं, वसूली चल रही है। वसूली चल रही है, बिल्कुल सही बात है। आप उसके खिलाफ आपको जाना है, आप वहाँ जाम में रुक के उनसे बहस तो करेंगे नहीं, आप भी सोचेंगे कि इनको पैसा दिया जाए चला जाए। लेकिन वो जो घटना हुई, आप परिवार का जिस परिवार का जिक्र किए, ये जो अपने सेना के जवान हैं, बहुत ही निंदनीय था। हालांकि उनका जवाब उनको स्थानीय लोगों ने दे दिया कि अगर किसी सेना के जवान के साथ ऐसा होता है तो उसका क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, उन्होंने देख लिया। लेकिन फिर वही बात आती है घुमा फिरा के कि सरकार को इन टोल प्लाजा, टोल पे जो गुंडई हो रही है, टोल टैक्स के नाम पे जो चल रही वसूली हो रही है, उसको कैसे मेंटेन करना है। सर कितनी लापरवाही इस सिस्टम में हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए ना। आपको ध्यान हो, शायद पिछले साल की ये खबर है कि एक ने अपना प्राइवेट टोल खोल दिया था रोड पे। ध्यान है, बिल्कुल। एक प्राइवेट टोल उसने खोल दिया था, शायद 6 महीने साल भर तक उसने चलाया भी वो टोल। जब यहाँ पे एम्बेसी खुल सकती है, तो प्राइवेट टोल भी खुल सकता है, ऐसा टोल भी खुल सकता है। लेकिन फिर वही है ना कि एक बार फिल्टर होनी चाहिए चीज़ों को। और जिस तरह से टोल प्लाजा पे आए दिन कोई न कोई, अब तो वहाँ पे जो CCTV लग गए हैं उससे तो कुछ फुटेज आ जा रहे हैं, नहीं तो पहले तो पता भी नहीं चलता था सही क्या हो गया। यही घटना अगर CCTV या वो नहीं रहता तो पता भी नहीं चलता। वही, और सड़क पर तो चल ही रहा है छिचोरापन, संसद में भी चल रहा है। संसद में तो उससे भी बड़े छिचोरे जैसे लगता है पहुंच गए हैं। मतलब ये समझ से बाहर की बात है कि जब ये कल बिल पेश हुआ जिसमें PM CM मंत्रियों को, अगर वो किसी उसमें आरोपी पाए जाते हैं किसी भी मामले में, और 30 दिन तक के अंदर अगर उन्हें जमानत मिल जाती है ठीक है, वरना 31वें दिन वो स्वतः अयोग्य माने जाएंगे उस पद के लिए, और जैसे ही उन्हें जमानत मिलेगी, क्लीन चिट मिलेगी, तो वापस अपने पद पे आ सकते हैं। इसमें विपक्ष हल्ला क्यों कर रहा था? नहीं, विपक्ष, देखिए विपक्ष के मन में डर तो बना है। दो तरह की चीजें हैं। अगर आप कहीं देखिए, विपक्ष का भी कहना जो है उस पे आम सहमति वो बनाना चाहेगा तो कह सकता है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो किसी को भी इस तरह से परेशान कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी से भ्रष्टाचार के केस में अंदर गए, मुझे लगता है 22 महीने तक अंदर रहे। CBI या ED जो भी इनके खिलाफ जांच चल रही थी, क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गए, बाहर आ गए। फिर वहीं अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, जेल में रह के सत्ता चलाते हैं, CM पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। ठीक, ये तो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा होता है कि फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, आजसी को इन्होंने बनाया CM। तो कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जहां ये जरूरी होता है। अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल का केस का जिक्र इसलिए किया कि ये अभी पिछले 6 महीने की बातें हैं टोटल। हेमंत सोरेन भी उसी का हिस्सा है। हाँ, हेमंत सोरेन भी उसी का हिस्सा है। दिल्ली में ये दो चीजें, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की बात है। जब संसद में कल बहस हो रही थी, आप देखे होंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में चल रहा था, द्वंद्व उनका जैसे चलता है, ये पूरा सेशन उनके द्वंद्व पे ही चला गया। अमित शाह जी खड़े हुए, उधर से वेणुगोपाल जी थे, उन्होंने सवाल उठाया, अमित शाह ने एक लाइन का जवाब दिया सटीक, उनके ऊपर सवाल उठा तो उन्होंने साफ कहा ये बात, आप ध्यान दिए होंगे
कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे मैंने रिजाइन दिया, जब तक मैं जेल में रहा तब तक किसी संवैधानिक पद पे नहीं रहा मैं। तो नैतिकता तो यही होती है, और नैतिकता का पाठ उन्होंने लोगों को सिखाया। और विपक्ष इसलिए भी विचलित हो रहा है कि विपक्ष को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी, ज़्यादा से ज़्यादा घोटाले उनके पास हैं। आप पे अभी साबित नहीं हुआ है या आप है नहीं संलिप्त, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। मैं इस बिल को तब गलत मान लेता कि अगर इसमें पीएम को अलग रख लिया जाता। हाँ। कि प्रधानमंत्री इस बिल का हिस्सा नहीं होंगे। इस बिल में प्रधानमंत्री भी हिस्सा है, सीएम भी हिस्सा है, मंत्री भी हिस्सा है। हाँ, तो यानी कि अगर ये बिल है तो मोदी जी खुद इस बिल का हिस्सा है ना, कि अगर मोदी जी वैसा कुछ करेंगे तो मोदी जी भी अपदस्थ होंगे। हाँ, ठीक है, सभी के लिए है वो। तुम भविष्य में आओगे तो तुम्हारे लिए भी है, पर ना तो तुम अभी किसी मंत्री पद पे हो, ठीक है, ना तुम केंद्र की सत्ता में हो। तो ये तुम्हारी चिंता भविष्य के लिए हो रही है, विपक्ष की भविष्य के लिए हो रही। सोचिए अभी 4 साल भाजपा गठबंधन की सरकार है, ठीक, ये बिल अब आ रहा है। चिंता तो भाजपा के लोगों को करनी चाहिए कि भाई 4 साल में क्या कब कैसे हो सकता है। सही बात है, कोई भी नप सकता है। बिल्कुल। तो चिंता तो असली चिंता तो भाजपा गठबंधन को होनी चाहिए, लेकिन चिंता विपक्ष को है। तो एक चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, दाढ़ी में तिनका वाली बात हो रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं कहीं इनको डर बना है अंदर से कि क्या होना चाहिए, और बहस भी एक सही दिशा में जाए तो समझ में आता है। आप एक अलग कोई विषय आ रहा है, उस पर चर्चा करके उसका सोल्यूशन क्या निकलना है उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, इधर से सवाल उठाए जा रहे हैं, उधर से जवाब दिए जा रहे हैं, और उसमें भी रास्ता क्या निकलना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है इनको। तो कहीं ना कहीं संसद में जो कहते हैं ना सड़क के छिछोरे, यहाँ आप चर्चा किए, तो संसद में एक तरह से ही ये बड़े छिछोरापन ये था। हाँ, छिछोरापन ये बड़े लेवल का छिछोरापन है। इस बिल को फाड़ के गृह मंत्री के मुंह पे फेंक दिया गया, सामने फेंका गया। तो मतलब, और वो तो अपराधियों के लिए है ना, अपराधी नेताओं के लिए है। हाँ। तो जो बिल फाड़ रहे हैं, क्या तुम ये मान चुके हो कि हम अपराधी हैं, और या तुम ये मान चुके हो कि हम भविष्य में कभी सत्ता में आएंगे तो हम अपराध करेंगे और फिर हम इसके उसमें आएंगे, दायरे में आएंगे। अगर इस मामले में कोई करे उस तरह का कि जो जिस पे लगे हुए हैं आरोप, समझ में आता है। आप पे तो भी ऐसा कुछ है नहीं ना, साबित हुआ नहीं है, चल रहा होगा या जो भी होगा। तो एक चिंता चोर की दाढ़ी में तिनका है। कहा जाता है ना कि कांग्रेस और अन्य कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके लोगों के बारे में ये कहा जाता है ना कि कुछ बेल पे हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ करप्शन के खेल में लगे हैं। तो चिंता उनकी और कुछ वेटिंग लिस्ट में है कि हाँ, जेल भी जा सकते हैं, तो वही कह रहे हैं, कुछ बेल पे, कुछ जेल पे, कुछ इस खेल में। कहीं कहीं ये एक दूसरे से मिले जुले हैं, तो इनको डर तो बनना लाजमी है भाई। स्वाभाविक सी बात है कि इतनी मेहनत करके अगर कोई पहुंच रहा है वहाँ पे, 30 दिन के अंदर में अगर उनको जमानत नहीं मिलती या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उनकी कुर्सी चली जाए, तो वो डरेंगे ही। पर बढ़िया है ना, मतलब नहीं, एक तरह से देखिए, आप डर देखो, डर का माहौल पूरा है। वही कह रहे हैं, डर अच्छा है, डर अच्छा। अगर इसको जनता के बीच में आप ले जाके ये चीजें रखें ना, जनता बहुत खुश होगी। हाँ, सही बात है भाई। जनता को क्या चाहिए? एक अच्छा शासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए, करप्शन जहाँ ना हो, क्राइम जहाँ ना हो। और जब आम जनता के साथ ऐसा होता है तो नेता हो या राजनेता हो या किसी मंत्री, विधायक, सांसद हो, भाई वो अगर करेंगे तो उनके साथ भी तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। सही बात है। नहीं तो अपने पद के प्रभाव में वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और करते ही आए हैं। चलिए, सड़क से संसद पहुंचे, वापस फिर सड़क पे आ जाते हैं। मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी की बिहार में चल रही है। सड़क पे हैं राहुल गांधी, पर राहुल गांधी के सड़क पे होने से लोगों में नाराजगी भी है। मैं कई लोगों की बाइट सुन रहा था, तो उसमें लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी निकलते चले जा रहे हैं। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था कि आप पैदल चल रहे हैं, वैसा कुछ इस यात्रा में नहीं देखने को मिल रहा। आप गाड़ी में बैठे हैं और आप चले जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि वो फोन में लगे हुए थे, मतलब हम उनके इंतजार में सुबह से थे और उन्होंने हमारी तरफ देखा तक भी नहीं, क्योंकि वो अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि ये मतदाता अधिकार यात्रा मतलब सफल होगी या फ्लॉप शो है? हर्ष भाई, जब कोई नैरेटिव बनाया जाता है या समाज के हित के लिए कोई काम होता है, वो कोई पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई करे, तो
तो उसके लिए क्या है कि आप एक माहौल बनाते हैं, लेकिन आप जब मौका देख के माहौल बना रहे हैं तो जनता कहीं न कहीं वो समझ रही है कि बिहार में इलेक्शन है 4 महीने बाद, तो आप बिहार में ये यात्रा निकाल रहे हैं। और यात्रा कौन निकाल रहा है? राहुल गांधी जी। किसके साथ निकाल रहे हैं? तेजस्वी यादव के साथ। अब दोनों के, एक का परिवार जो सत्ता में रह के भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, दूसरे का खानदान जो सत्ता के लिए आपातकाल जैसी स्थिति देश में पैदा कर सकता है, अराजकता फैला सकता है। तो जनता पीछे की चीजें भूलती नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, लेकिन जब उनको याद दिलाया जाता है कि अच्छा ये लालू यादव जंगल राज, राहुल गांधी कांग्रेस, अगर चुनाव पीढ़ी दर अगर ये पार्टियों का खेल परिवारवाद अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो जो जनता है जिसके दादा ने आपातकाल झेला है, क्या वो अपने बेटे को नहीं बताएगा कि क्या झेला उसने? फिर क्या वो बेटा अपने बेटे को, यानी कि दादा के पोते को नहीं बताएगा कि तेरे दादा ने आपातकाल में ये झेला या वो झेला, या भ्रष्टाचार में वो सारी चीजें? 20-25 साल का समय बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि स्मृति विलुप्त हो जाए किसी की। बिल्कुल। अगर बिहार का जंगल राज वाकई में लोगों ने देखा है, तो ऐसा नहीं कि आज 25 साल पहले हुआ, तो उस परिवार पे असर तो अगली पीढ़ी तक रहेगा ना। अगर जंगल राज की वजह से किसी परिवार में किसी की हत्या हुई, किसी के साथ बलात्कार हुआ, किसी के खेतों का नुकसान हुआ, किसी का आर्थिक नुकसान हुआ, तो भाई वो अगली पीढ़ी तक वो तो चलेगा ना। भरपाई तो इतनी आसानी से हो नहीं पाएगी। तो लोग देख के, लोग समझे, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी प्रचार में आ रहे हैं, ठीक, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से राहुल गांधी पहुंचे हैं बिहार में, यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन यात्रा का जो चार्म होना चाहिए, जिस तरह का क्राउड दिखना चाहिए सड़कों पे, वो दिख नहीं रहा है। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दोनों कारण जिसमें हम लोग पहले चर्चा किए वो भी हो सकता है। जनता के बीच में एक मुद्दा भी बहुत मायने रखता है। आप और मुझे लगता है कि चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता वोट चोरी के मुद्दे को उतना सीरियसली ले नहीं रही है। एक के बाद एक आपका जो आपने पीपीटी बनाई, 6 महीने की रिसर्च कराई, एटम बम करके आपने प्रेजेंट किया, वो तो आपका फुस होता जा रहा है। और मुझे तो लगता है उनके ही लोग पहले डिफ्यूज करना शुरू कर दिए। कर्नाटक के एक मंत्री का बयान आता है कि भाई सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की उस समय थी जब ये बना, तो हमने क्यों नहीं देखा। उसका एक और पूर्व कांग्रेस के बड़े मंत्री जो रहे हैं, उनका एक बयान आता है, उन्होंने भी वो सीएसडीएस वाला तो सबसे ज्यादा मामला तो सीएसडीएस का मामला आ जाता है। जिनके आंकड़ों पे आप इतना बड़ा नैरेटिव गढ़े हैं, पूरे देश में एक अलग माहौल बना के परिवर्तन की लहर जगाने आए हैं, अब सीएसडीएस के ही सर्वे सर्वा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो आंकड़ा दिया वो गलत दिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ट्वीट डिलीट कर ये तो जिस जमीन पे बिल्डिंग बनाए थे राहुल गांधी, जमीन ही धंस गई। और मेरा तो ये कहना है कि राहुल गांधी को सब कुछ छोड़ के सबसे पहले किसी अच्छे पंडित से मिलना चाहिए, अपने ग्रह नक्षत्रों को दिखा लेना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर कोई कहे कि राहुल गांधी मेहनत नहीं कर रहे, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। राहुल गांधी मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत सफल कभी नहीं होती। मतलब राहुल गांधी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो कहता है ना कि जब आपकी किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटता है। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी ऊंट पे क्या बिल्डिंग पे चढ़ जाए तो कुत्ता काट ले रहा है, पैदल चल रहे हैं तो कुत्ता काट ले रहा है। जो मुद्दा वो लेके आते हैं, सीएसडीएस को बेस बनाया, सीएसडीएस वाले ने मना कर दिया कि गलती हो गई, माफ करो। उसके बाद उन्होंने वहां की एक महिला को अपने एक कार्यक्रम में, एक बिहार की महिला बोल रही थी, वो मुकर गई कि हमें जबरदस्ती बुलवाया गया था और हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में था। उसके अलावा एक महाराष्ट्र के आदमी मुकरा है जो उन्होंने उदाहरण के तौर पे दिया था। उसके अलावा एक और बिहार के भी मुकरे, बिहार के उसने जिसने कहा कि हमको तो वार्ड मेंबर वाले आके एक दिखाए लिस्ट कि इसमें आपका नाम नहीं है और वहाँ पे राहुल जी और तेजस्वी जी आ रहे हैं, वहाँ चल के ये बात कहना है। तो मैं चला गया, फिर बाद में बीएलओ साहब आए, पता चला कि मेरा नाम है किसी अलग पेज में है। हमको क्या पता कि राहुल गांधी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि जो आप कह रहे हैं मेहनत करने वाली बात, कि राहुल गांधी सच में मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आप मेहनत किस तरह की कर रहे हैं? आप रोज 10 फीट गड्ढा खोदिए, फिर उसी मिट्टी को पाटिए, सुबह शाम यही करते रहिए, तो उससे आपको शरीर सौष्ठव बन सकता है, आपकी एकाग्रता बन सकती है। लेकिन आप उससे तो नया क्या कर सकते हैं? उनके समर्थक तो चाह ही रहे हैं ना कि राहुल गांधी के बाइसेप्स दिख जाएं, सिक्स पैक दिख जाएं, इतना ही तो चाह रहे हैं कि टी शर्ट में चलें तो अच्छा, महानायक जन हाँ, जब आपने कहा गड्ढा खोद रहे हैं
और गड्ढा खोद रहे हैं तो फिर भर रहे हैं, फिर गड्ढा खोद रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शरीर तो पुष्ट हो रहा है। बस उनके समर्थक इसी बात से खुश हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र करा था कि अखिलेश यादव ने जब बैरिकेडिंग फांदी तो आप ट्विटर पे देखो ना उनके समर्थकों को, ऐसा जैसे कोई गोल्ड मेडल ले आए हो कहीं ऊंची कूद में, लंबी कूद में। कि उसको तो इस विषय से भी जोड़ दिया गया कि इनका सेना का ट्रेनिंग दिलाया गया था, उससे ये हो गया था। फिर राहुल गांधी का आप देखिए कि मतलब किस हद तक कांग्रेस के हैंडल्स देखिए और उनके कितने थेथर वो लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि थेथर ही शब्द आना चाहिए कि कई ऐसे हैंडल्स हैं, नेक्स्ट पीएम करके कांग्रेस के हैंडल से कल चल रहा था राहुल गांधी के जाते हुए मुस्कुराते हुए, अगला पीएम ऐसा हो, अगला पीएम ऐसा हो। आपको लगता है, मैं मतलब कई बार जब ऐसी पोस्ट देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है, क्या दिल से आप चाहते हैं कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हो, या अकाउंट में कुछ आया होगा तब जाके आपने एआई से बढ़िया राहुल गांधी को कोट पैंट में बना के प्राइम मिनिस्टर लिख के बैठा दिया है? बिल्कुल, देखिए दो विषय है। एक तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक, आपको पार्टी में उम्मीदें हैं कि आगे कुछ मिल सकता है पद, इसलिए आप लगे हैं। दूसरा ये है कि आपको पार्टी तक अपनी पहुंच बनानी है, पार्टी की नज़र में आना है, इसलिए आप ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप जब कभी कमेंट पढ़िए ना तो 70% कमेंट ये आते हैं, उन्हीं पे हंसते हैं। आप सुप्रिया श्रीनेत का कोई ट्वीट उठा के देख लीजिए, उसके नीचे के कमेंट देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, 70% गाली ही पड़ती है उसको। एक हमारा अंतिम विषय, दिल्ली की सीएम के साथ जो हुआ वो निंदनीय है, मतलब अक्षम्य है वो अगर उस हिसाब से आप देखो। और मैं पहले से, मतलब हमारी पहले भी इस बारे में बातचीत हुई कुत्ता प्रेमी और इन सबको लेके, अभी जितना सामने आया है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि वो जिसने हमला किया है वो कुत्ता प्रेमी है, और इस वजह से जो कुत्तों के साथ कुत्तों को पकड़ने का कहा गया है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसमें मेरे डाउट ना हो सकता कि ये कहानी बनाई गई हो, क्योंकि उसकी माताजी का ये कहना है कि मेरा बेटा कुत्ता प्रेमी था और वो उस फैसले की वजह से गुस्से में था, इसलिए उसने रेखा गुप्ता पे। फैसला तो कोर्ट का है ना, कोर्ट करा रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली सीएम का क्या लेना देना था उसमें, ठीक है। और दिल्ली एनसीआर के लिए पूरा मामला था। और अगर वो वाकई में कुत्ता प्रेमी है तो जितनी इलाज की जरूरत कुत्तों को है उतनी ही इलाज की जरूरत फिर इन कुत्ता प्रेमियों को भी है। इनका भी उचित इलाज जरूरी है। हमने पिछले एपिसोड में सेम बात कही थी कि कुत्ता प्रेमियों का इलाज जरूरी है। और इस घटना के बाद आप देखो ना कि मतलब काफी वो हुआ है और सुरक्षा में बड़ी चूक है। अभी परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, किसी सोसाइटी का वीडियो था कि कुत्ता मतलब लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, मालिक भी रहता है, एक कुत्ता रहता है, उसकी कोई नौकरानी या खाना बनाने वाली रहती है, उसको काट लेता है, वो परेशान है, फिर वो आसानी से मुस्कुराते हुए जो मालिक रहता है कुत्ते का वो लेके अंदर चला जाता है। इनको कोई इस बात की चिंता है ही नहीं। और दूसरा कि रेखा गुप्ता जी के साथ जो हुआ वाकई में ये तो निंदनीय है ही, लेकिन मैं कल इस पे शाम को एक जगह चर्चा कर रहा था तो एक मेरे मित्र ने बड़े सटायरिक मूड में उन्होंने कहा कि इसके लिए केजरीवाल दोषी हैं। मैंने मजाक में हर चीज़ के लिए केजरीवाल ही दोषी आपको दिखते हैं? कि नहीं, ये परंपरा वहीं से आई है। हमने कहा उनको जो थप्पड़ लगा था वो, कि नहीं, उससे पहले भी आप ध्यान दीजिए। हमने कहा मतलब ऐसे पहली मत बुझाइए, सीधे बताइए। कह रहे कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसमें एक नाम आप देखिए, पत्रकार बिरादरी से आप हैं, आपको याद होगा, एक पत्रकार थे जनरल, उन्होंने जूता मारा था और उनको केजरीवाल ने टिकट दे दिया और वो जीत के विधायक भी बने। अच्छा, तो ये परंपरा, क्या पता ये भी सोचा होगा थप्पड़ मार के इसको भी, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है, ऐसा दावा किया जाता है, क्या पता ये गुजरात का है तो गुजरात से ये भी टिकट पा जाए। हमने कहा सही है आपका, आप भी अलग तरीके से जोड़ लीजिए। पर ये बहुत मतलब घटिया हरकत है। और मतलब मुझे तो लगता है कि उन जो सुरक्षा में अधिकारी थे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर से। क्या आप देखो ना कि ठीक है, उसका इंटेंशन अगर सिर्फ थप्पड़ मारने का उस तरह का था, अगर किसी और का इंटेंशन कुछ अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों का सारा काम चल रहा है इधर, अगर कोई उस इंटेंशन से वहां जाए और बड़ी कुछ घटना को अंजाम देते, फिर क्या कहोगे? और ये ऐसे समय में हुआ है, आप सोचिए कि उसके एक दिन पहले ही रेखा गुप्ता जी का एक वीडियो आया था जहाँ पे बाढ़ का खतरा है, जहाँ पानी लग गया था, वो खुद पानी में उतर के, घुटने बराबर पानी में उतर के जनता के बीच जा रही हैं। अगर उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर दिक्कत तो उनके लिए भी पैदा हो जाएगी, जनता के बीच में कैसे जाएंगे? और फिर जनता के बीच नहीं जाएंगे तो फिर साहब ये फिर सीएम किस बात की, लोकप्रियता किस बात की, दिल्ली की दीदी किस बात की? सही बात है।
तो यही हमारे आज के तमाम विषय थे, और इन सड़क से संसद तक के छिछोरों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भविष्य में हम किन किन विषय पर बातचीत करें, किन किन विषयों को अपनी चर्चा में शामिल करें, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हो सकता है कि आप कहें कि सड़क हो या संसद सभी छिछोरे नहीं होते, हम भी यही कह रहे हैं कि सभी छिछोरे नहीं होते, लेकिन दोनों जगह पर छिछोरे ज़रूर होते हैं।